अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम आज के अखबार के साथ मैं हूं रज़ा अब्बास और हमेशा की तरह कुछ आम मौज़ूआत आज के इस प्रोग्राम में हम उन्हीं मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। हालिया दिनों में जिस तरह से पाकिस्तान की जो सियासत है जिसके अंदर इस बहुत शिद्दत से जो तहरुक पाया जाता है, तमाम अपोजिशन जमातें हों, ख़ुद हुकूमती जमात हो, तो बड़ी मुतहरिक नज़र आती है। एक दूसरे के ऊपर जो लफ्ज़ी तकरार है, उनका जो सिलसिला एक दूसरे के ऊपर तनकीद तज़हीक ऐसे जो जुमले हैं वो मीडिया में गर्दिश भी कर रहे हैं और जो जलसे हो रहे हैं वहाँ पर जिस किस्म की ज़ुबानें इस्तेमाल की जा रही हैं वो भी किसी से छुपी ढकी नहीं है। लेकिन इन तमाम तर सूरत हाल के ऊपर जब से अपोजिशन ने ये दावा किया था और ये बयान सामने आया था जिसके लिए अपोजिशन ने काफ़ी हद तक काविशें भी की, जो कि अब ये दावा रखती है कि अपोजिशन जिसके उसने इन तमाम इस तहरीक के ऊपर अपना जो काम है वो मुकम्मल कर लिया है, रिक्विजिशन भी जमा करवा दी गई है असम्बली में तहरीक अदम एतमाद के हवाले से। तो तब से ये बयानात वफाकी वज़रा की जानिब से आए, हुकूमत की जानिब से आए कि यूरोपियन ममालिक हैं, आलमी दुनिया है, वो साजिशें कर रहे हैं, वो मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को हटाना चाहते हैं चूँकि उनकी जो पॉलिसी है वो एक अलग है, एक नई और एक आज़ाद खारजा पॉलिसी है। हम इस नुक्ते के ऊपर आज बात करेंगे कि वाक़ईन जो बैरूनी ममालिक हैं या ऐसे ममालिक की बात की जाती है, बिलख़ुसूस अमेरिका की बात की जाती है कि लॉबिंग करते हैं, ऐसे तीसरे दर्जे के ममालिकों के अंदर के उनकी सियासत के अंदर अपना किरदार अदा करते हैं। वहाँ पर जो हुकूमतें होती हैं वो उनके मुताबिक बना करती हैं और उन्हीं के मुताबिक गिरा करती हैं। इस तासुर में कितनी हद तक सदाकत है? कोई आज़ाद मुल्क जो है वो अपनी एक खारजा पॉलिसी रखेगा तो उसको क्या रिलाय करना पड़ेगा दीगर ममालिक के हवाले से या फिर उसको ताबे होना पड़ेगा? इन तमाम नुकात के हवाले से भी हम बात करेंगे। माजी में कोई ऐसी मिसालें मौजूद हैं, हमने देखा कि भुट्टो साहब भी ऐसे बयानात देते रहे हैं। इस हवाले से हम बात करेंगे। रूस और यूक्रेन का मामला भी अहम है, उसके अंदर भी सदर जो बाइडन की जानिब से भी स्टेटमेंट दी गई है कि हम अमली तौर पर जो है वो रूस के लिए अपनी अफवाज को नहीं भेजेंगे। तीसरी आलमी जंग की जो रोकथाम है उसके लिए काविशें और अमलन हम करते रहेंगे। माली मदद और के हवाले से बात करें, हथियारों की बात करें तो वो फराहमी का जो सिलसिला यूक्रेन को वो जारी सारी रहेगा। पाबंदियों की भी बात की जा रही है, मगरबी दुनिया की जानिब से लगाई भी गई हैं, उस हवाले से बात करेंगे किस हद तक पूरी दुनिया मुतासर हो सकती है अगर रूस के ऊपर पाबंदियाँ मज़ीद इसमें बढ़ती जाती हैं और उसके दौरानिए में भी बढ़ती जाती है। इस हवाले से भी हम बात करेंगे और इसके साथ साथ भारत की जानिब से 9 मार्च को शाम 6 बजे एक मिज़ाइल जो है वो फायर किया गया जिसमें पाकिस्तानी हदूद की खिलाफ वर्जी की। 3 दिन के बाद वजाहत आई है भारत की जानिब से, भारत के वजारत दफ़ा की जानिब से कि ये गलती से हुआ है और इसकी जो इंडोर जो इंक्वायरी है, इदारा जाती तहकीकात हैं वो हम कर रहे हैं। ये कितना संजीदा मामला है और इसकी जो वजाहत आई है वो भी 3 दिन के बाद आई है। उसके बाद आई है जब अफवाज पाकिस्तान की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई जिसके अंदर मुकम्मल तफसीलात इस मामले की रखी गई हैं और जिस तरह से बताया गया है कि किस तरह ये किस रूट के ऊपर ये फायर किया गया है। एयर ट्रैफिक रूट है, इंटरनेशनल एयरलाइंस वहाँ से गुजरती हैं, डोमेस्टिक एयरलाइंस वहाँ से गुजरती हैं। अगर कोई इतना जानी नुकसान हो जाता, जहाँ पर ये गिरा है वहाँ पर कोई जानी नुकसान हो जाता तो ये कौन ज़िम्मेदार था? इन तमाम सूरत हाल के ऊपर तशवीश की बात है। यकीनी तौर पर पाकिस्तान के लिए भी सवालात उठाए हैं। आलमी दुनिया को किस हद तक जो है वो रिएक्ट करना चाहिए इन तमाम मामलात के ऊपर, क्योंकि पाकिस्तान कोई ऐसा वैसा मुल्क नहीं है, एक एटमी पावर रखता है। अगर जवाब में जो सूरत हाल है वो कशीदा हो जाती तो इसका ज़िम्मेदार फिर कौन होता? इस हवाले से भी हम बात करेंगे और इन तमाम अमूर के ऊपर बात करने के लिए हमें वाशिंगटन से वीडियो लिंक पर ज्वाइन किया है फैज़ रहमान साहब ने, सीनियर सहाफ़ी तर्जकार हैं। फैज़ साहब, सबसे पहले आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुल्की सियासी सूरत हाल के ऊपर ही। जिस तरह से बातें की जा रही हैं प्रोग्राम के इब्तदाई में, जैसा कि मैंने कहा कि ये बातें भुट्टो साहब के दौर में भी होती रही हैं कि वो कहते रहे कि मेरे ख़िलाफ़ साजिश हो रही है, आलमी दुनिया साजिश कर रही है, अमेरिका साजिश कर रहा है। इन बयानात में किस हद तक सदाकत होती है? ये तासुर वाक़ई पाया जाता है कि साजिश होती हैं हुक्मरानों के ख़िलाफ़? बहुत बहुत शुक्रिया रज़ा। इट्स गुड टू बी ऑन योर प्रोग्राम वंस अगेन। देखिए, जहाँ तक इस बात का ताल्लुक़ है कि क्या बड़ी ताकतें छोटे ममालिक के मामलात पर असरअंदाज होती हैं, असरअंदाज का मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, होती हैं या साजिशें करती हैं या रजीम चेंज की बातें होती हैं, तो मेरा ख़्याल है इसमें कोई शक नहीं है कि ऐसी मिसालें भरी हुई हैं। अमेरिका के हवाले से यूएसएसआर जब उस वक़्त सोवियत यूनियन मौजूद था, रशिया काफ़ी कमज़ोर हो गया, ज़ाहिर है सोवियत यूनियन के टूटने के बाद। चाइना इस खेल में शामिल नहीं है। लेकिन ये बहरहाल एक है, अमर वाक़या है कि जो वेस्टर्न पावर्स हैं, जिसमें आपका यूके और यूएस और दीगर छोटी-मोटी ताकतें, वो ज़रूर फ्रांस का आप ले लीजिए कि वहाँ पर उनका बहुत बड़ा असर अभी भी है अफ़्रीका के बहुत से ममालिक में, जहाँ
की नौआबादियात रह चुकी हैं वो ममालिक। और इसके अलावा वहाँ पर जो जंगों का वारा सिलसिला है इसमें भी इन लोगों का बहुत असर रहा है। तो यस, अब हम इसको कतई ये नहीं कर सकते कि बिल्कुल यकसर नज़रअंदाज करते हुए ये कह तो दिया इस जाए कि मौजूदा सूरत नहीं। हाल में आपको नज़र आता है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का दौरा रूस के हवाले से फिर ये कहा जाए कि बैरूनी अनासर जो हैं वो एक्टिव हुए हैं, उन्होंने अपने असरात दिखाए हैं पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल के ऊपर भी और ओवरऑल असरअंदाज हुए हैं। हुँ। देखिए, इनको मैं इस हद तक हम बात ज़रूर मालूम अपना तस्लीम कर सकते हैं कि यहाँ पर जो जो कुछ भी इस वक़्त पोस्चरिंग है प्राइम मिनिस्टर की रशिया के हवाले से और वेस्टर्न कंट्रीज़ के हवाले से, उसको बहुत ज़्यादा पसंदीदगी की नज़र से नहीं देखा जा रहा। अब क्या अमेरिका या दूसरी पावर्स इंग्लैंड वगैरह क्या इस हद तक जा सकते हैं कि वो बाकायदा वज़ीर-ए-आज़म की हुकूमत को गिराने की कोशिश करें? मैं समझता हूँ कि ये मामला वही है जैसा कि आपने ज़िक्र किया कि जब पॉपुलिस्ट लीडर्स बहुत ज़्यादा ख़तरे में होते हैं तो उनको यही नज़र आता है कि हम वो लोग जिनको हमने नाराज़ किया है शायद वो हमारे पीछे पड़े हैं और हमको निकालने के दर पे हैं। और यही सूरत-ए-हाल आपको यहाँ भी नज़र आ रही है। लेकिन इस वक़्त जो ये पावर्स हैं वो बहुत से अहम मामलात की तरफ उनका उनका पूरा रुख वहाँ पर है। यूक्रेन, रशिया, चाइना, ये सब यूरोप जो है वन्स अगेन देखिए वर्ल्ड वॉर 2 के बाद आज एक बार फिर उसी सिचुएशन, उसी तकरीबन हालात का शिकार है जो उस ज़माने में थी। 1939 की आप बात कर रहे हैं, उससे पहले के सालों की बात कर रहे हैं। तो हुँ। आज मैं ये समझता हूँ कि वो ममालिक ज़्यादा वहाँ बिज़ी हैं। अगेन देखिए, इसका अगर हम थोड़ा-सा ऑब्जेक्टिवली इन लोगों की जो हमारे इनके वज़ीर-ए-आज़म के मुशीरान और ख़ुद वज़ीर-ए-आज़म ने ऐसी बातें की हैं कि वर्ल्ड पावर्स उनके पीछे हैं, तो मैं नहीं समझता कि बाकायदा कोई एक्टिव साज़िश या एक्टिव कोई प्रोग्राम जो है इनको इनके खिलाफ बाकायदा लॉन्च कर दिया गया है। ये ज़रूर हो सकता है कि दे मस्ट बी लुकिंग द अदर वे, और ये भी हो सकता है कि जो जो लोग इनके खिलाफ तहरीक चला रहे हों, तो उनसे भी कोई ऐसी एक अंडरस्टैंडिंग कम से कम इस हद तक हो कि हाँ, अगर कोई मेजर चेंज आती है पाकिस्तान में, तो क्या नई आने वाली हुकूमत को वर्ल्ड पावर्स की, खुसूसन वेस्टर्न पावर्स की हिमायत हासिल होगी? क्या हालात मज़ीद बेहतर होने की तरफ जाएँगे, जिसमें आईएमएफ वगैरह के मामलात हैं और दीगर जो फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, तो इन चीज़ों पे ज़रूर बात हो सकती है। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म और सही। उनके जो हैं, वो रज़ा एक बहुत बड़ी गलती ये कर रहे हैं कि देखिए, अगर वो एक अपने खिलाफ पूरे एक महाज़ हिस्सा से खड़ा कर लेते हैं, बैरूनी महाज़ भी, अंदरूनी मसाइल का तो शिकार है पूरा मामला, पूरा सेटअप, लेकिन अगर बैरूनी महाज़ भी एक खड़ा हो जाता है हुँ। और फिर उसके बाद फ़र्ज़ कीजिए इसका बहुत ज़्यादा इम्कान है जैसा कि मैं जो देख रहा हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म सर्वाइव कर जाएँ इस पूरे मामले को। तो जब अगर वो सर्वाइव कर जाएँगे तो हुँ। फिर क्या मौक़िफ़ होगा? क्या वर्ल्ड पावर्स को उन्होंने शिकस्त दे दी या वर्ल्ड पावर्स सिरे से इन्वॉल्व्ड ही नहीं थी? फिर उस वक़्त इनका इस मामले में क्या हुँ। मौक़िफ़ होगा? या उन्होंने सही। वर्ल्ड पावर से कुछ मुका कर लिया, उनसे कुछ कंप्रोमाइज़ हुँ। कर लिया, उनसे कुछ अंडरस्टैंडिंग कर ली ताकि वो लोग इनको ना हिलाएँ, ना उनको ना हटाएँ। तो ये हर तरह से सिवाय ये कि चंद जज़्बाती नौजवानों को उनके जज़्बात बरंगेज़्ता करना सो टू हुँ। स्पीक और उनको बिला लेकिन आप नहीं वजह समझते कि ये हो सकता है कि उसके जवाब में भी हो, जिस तरह से हमने देखा कि सोशल मीडिया में जो यहाँ पर सुफरा मौजूद हैं यूरोपियन दुनिया के, उन्होंने जो है मुतालबा किया पाकिस्तान से, किसी हद तक प्रेशर डालने की कोशिश की, तासुब देने की कोशिश की कि आप रूस की मुखालफत करें और यूक्रेन की तायद करें। तो उसके जवाब में भी ये तकरीर हो सकती है जिससे ये तासुर निकला, जिससे वफाकी वज़रा ने ये बातें की। देखिए, इसमें एक तो मैं ये समझता हूँ कि अगर 22 सुफरा ने, हुँ। 22 सफ़ीरों ने अगर ये बात की है और इंतहाई अहम ममालिक के, तो ये पाकिस्तान के लिए का एक क्रेडिट जाता है पाकिस्तान को, कि हुँ। पाकिस्तान का वो मकाम है कि वो उसकी इस मामले पर हिमायत या मुखालिफत जो है वो मैटर करती है। ये बहुत अहम बात है और ग़ालिबन जो वज़ीर-ए-आज़म के जो हामी हैं और जो उनके मुख़ालिफ़िन हैं, वो भी उनको ये बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं काफ़ी अरसे से कि जब भी वो कोई अगर पोज़ीशन लेते हैं रशिया और यूक्रेन के मामले पर या जो नहीं लेते हैं, तो उससे लामहला असर सही। पड़ेगा क्योंकि पाकिस्तान एक अहम मुल्क है। तो 22 सफ़ीरों का लिखना ठीक है, और यकीनी तौर दूसरे पर पाकिस्तान एक ख़ित्ते के तनाज़ुर में बड़ी अहमियत का हामिल है, लेकिन जिस तरह से इसी के जवाब में वज़ीर-ए-आज़म ने भी कुछ बातें की हैं, वो भी नुकात आपके सामने रखेंगे। मगर नाज़रीन, यहाँ वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।
ब्रेक के बाद नाज़रीन प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे और हम बात कर रहे थे मुल्की सियासी तनाजुर में जिस तरह से बातें की जा रही हैं कि तहरीक अदम एतमाद के हवाले से जब से अपोजिशन ने यह तहरीक अपनी शुरू कर रखी है, रिक्वेजिशन भी जमा करवा दी है, तब से वफाकी वज़रा की जानिब से बातें की जा रही थी कि बैरूनी ताकतें मुलविस हैं जो कि मौजूदा हुकूमत को हटाना चाहती है। इस नुकते के ऊपर हमने बात की। प्रोग्राम के इस सेगमेंट में हम बात करेंगे भारत की जानिब से जिस तरह 9 मार्च को एक मिसाइल फायर किया गया पाकिस्तानी सरहदों में और खानेवाल के इलाके मियां चनू के अंदर, जिस तरह से वो आया और उसके बाद DGISPR की जानिब से अफवाज पाकिस्तान की जानिब से मौक़िफ़ अपनाया गया कि भारत की जानिब से ये आया है, भारत को इस चीज़ को क्लैरिफाई करना है। ताहम कल ही भारत की वज़ारत दिफ़ा की जानिब से स्टेटमेंट जारी की गई है कि गलती से ये हुआ है, एतराफ़ उन्होंने किया है कि गलती होगी है, तकनीकी ख़राबी के बायस ये तमाम तर मामला हुआ है। लेकिन इस मामले को फ़कत गलती कह देना ही काफ़ी है। ये कितना बड़ा नुकसान हो सकता था, इससे अगर कीमती जाने जा सकती थी। जिस तरह से अफवाज पाकिस्तान की जानिब से पूरा ट्रैक बताया गया है कि किस तरह से एयर ट्रैफिक जो है वो इस रूट के ऊपर से गुजरती है जहाँ से मिसाइल जो दागा गया है, और उसके बाद अगर ये जहाँ पर गिरा है वहाँ पर ये मकामी आबादी को अगर हिट हो जाता तो किस किस नतीजे में जो जानी नुकसान जो है वो हो सकता था। इन तमाम सूरत हाल के ऊपर भी बात कर रहे हैं। मैं वीडियो लिंक पर वाशिंगटन से ज्वाइन किया हुआ है सीनियर साफ़ी तज्ज़ियाकार फैज़ रहमान साहब ने। फैज़ साहब, ये बताइएगा कि भारत की जानिब से जो ये हरकत की गई है, जिसको अब वो गलती भी कहा जा रहा है, आप समझते हैं कि गलती कह देने से, इदारा जाती कार्रवाई कह देने से ही ये मामला बिल्कुल ख़त्म हो जाना चाहिए, या इसके ऊपर कोई बात नहीं करनी चाहिए, या फिर रिएक्ट करना चाहिए आलमी ताकतों को कि ऐसी जो गलती है इसको तो नाकाबिल तलाफ़ी है, इससे तो संगीन नताइज हो सकते थे ऐसी गलती के नतीजे में? इसको 100% इसको इवैल्यूएट करना चाहिए, असेस करना चाहिए। अगर रिएक्शन का मतलब यही होना चाहिए कि देखिए ये कोई मामूली वाक़या नहीं है, और जैसे कि खुद अभी आपने फरमाया अपने इंट्रो में कि ये इसके नताइज इंतहाई भयानक, इंतहाई खौफनाक हो सकते थे पाकिस्तान के लिए और पूरे खित्ते के लिए। इसमें दो बातें बहुत अहम हैं रज़ा। जी। एक तो ये कि इसमें खुद जो भारत की जो कैपेबिलिटी है, जो कैपेसिटी है, और जो उनका एक जो उनकी टेक्निकल वो कहना चाहिए जो अगेन कैपेसिटी, वो पूरी दुनिया के सामने आ गई कि आप इस वक्त एक एक मेजर एटॉमिक पावर, उसके पास इस किस्म के मामलात हैं ह्यूमन रिसोर्स के हवाले से भी और टेक्नोलॉजी के हवाले से भी, कि किसी भी वक्त अगर वाकईतन ये गलती थी, अगर ये गलती थी, तो ये ऐसी गलती है कि जिसको फरामोश नहीं किया जा सकता। मैं ये नहीं कहता कि इसको बाकायदा इस पर फौरी तौर पर कोई रिएक्शन किया जाए और कोई बहुत ही ड्रास्टिक, लेकिन इसको फरामोश किए बगैर इसको जो वर्ल्ड पावर्स हैं उनको सोचना चाहिए कि क्या भारत के पास वो असासे और वो जो वेपन्स हैं और जो वॉर हेड्स हैं, क्या वो सेफ हैं दुनिया के लिए और इस खत्ते के लिए। ये इल्ज़ाम हम लोग जो है अरसे से सुनते आ रहे हैं पाकिस्तान के बारे में। जब भी हम्म। लोग पाकिस्तान को बैश करने के लिए खड़े होते हैं, खुद हमारे अपने अंदर भी, हमारे अपने लोग भी, तो वो यही कहते हैं कि शायद हमारे जो असासे हैं, जो स्ट्रेटेजिक जो हमारे वेपन्स हैं, वो शायद सेफ ना हो हमारे अपने मखसूस हालात की वजह से। लेकिन आज आपने देखा कि पाकिस्तान से ऐसी कोई गलती आज तक सरजद नहीं हुई और ना ही उस पर कोई ऐसी हम्म। कभी ऊँगली उठाई गई है। हालाँकि हमारे हालात वाक़ई जो है आप देख रहे हैं कि सियासी हालात काफ़ी मखदूश हैं और रहे भी हैं। लेकिन भारत में से इस तरह का हो जाना एक बहुत बड़ा मामला है ये, और उसमें जैसे अगर गलती है तो हम ज़ाहिर है इसको फरामोश नहीं कर सकते, उसको आगे लेके बढ़ना चाहिए। उस गलती का मदावा कैसे हो, और क्या भारत के ऊपर कुछ कंट्रोल्स होना चाहिए उसके प्रोग्राम के ऊपर इस गलती के लेकिन ये तो नतीजे में। मुफादात और की दुनिया है, कंट्रोल किस तरह से हो हमने पहले देखा, ये पहला वाक़या नहीं है। इससे पहले हमने ये ख़बरें भी चलती रहीं कि कीमियाई मवाद, ख़तरनाक मवाद जो है वो आम सतह के ऊपर ख़रीदो फ़रोख्त उसकी जारी रही भारत के अंदर, तब भी आलमी दुनिया की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया। वो ज़ाहिर है कि देखिए कुछ अपने मफादात होते हैं, और इस वक्त इस खुसूसन आज के जो मामलात हैं वो तो ऐसा है कि इस हम्म। वक्त बाइडेन साहब को हर एक जो दुनिया के हर छोटे बड़े मुल्क की उनको मदद दरकार है, और उसके लिए वो कई चीज़ें फरामोश करने को तैयार हैं। इसकी एक बेहतरीन मिसाल ये है कि वेनेज़ुएला जो एक मेजर ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है, जी। उसको
और अमेरिका ने कई किस्म की पाबंदियां लगा रखी हैं और कई तरह से उसको इंतहाई नापसंदीदा मुल्क है, पर्सना नॉन ग्राटा है वर्ल्ड कम्युनिटी में। लेकिन अब उस पर बाकायदा पाबंदियां ख़त्म की जा रही हैं क्योंकि अब उनको ऑयल की ज़रूरत है। तो वेनेजुएला के ऑयल को अब यहाँ पर इंपोर्ट किया जा सकता है और उस पर से वो पाबंदियां हटाने पर गौर कर रहे हैं कि किस तरह से हम दोबारा इसको अपने सही। पूरे स्ट्रक्चर में इनका तो कहने का मतलब ये है कि ज़ाहिर है मफादात का टकराव है, लेकिन देखिए ये चीज़ इतनी ज़्यादा अहम है और इतनी ज़्यादा इसके मज़मरात हो सकते हैं कि पावर्स को और मुझे यकीन है कि कम से कम एक सर्टेन लेवल, मैं व्हाइट हाउस लेवल की या एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लेवल की बात नहीं कर रहा, लेकिन जहाँ ये न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन वगैरह का जब मामला जहाँ डिस्कस होता है और जहाँ इस किस्म के हादसात को ज़ेर बहस लाया जाता है, वहाँ यकीनन इस मामले को उठाया जाएगा। लेकिन इसमें एक पहलू और भी हो सकता है रज़ा, वो ये कि हुँ, क्या ये गलती थी या कोई एक फीलर था? बिल्कुल। क्योंकि वहाँ पर जो भारत में कुछ चीज़ें ऐसी भी कही जा रही हैं, बजाए कि अपनी इस गलती पे शर्मिंदा हों, उन्होंने खुद पाकिस्तान की डिफरेंट कैपेसिटीज़ पर सवालिया निशान उठाया है कि क्या वजह है कि बिल्कुल, इस वहाँ पर इस इसको इस मामले के ऊपर ये जिस नुक्ते की तरफ आप इशारा कर रहे हैं, वाक़ईन ऐसे भी जो है वो सवालात तो हैं, मौजूद हैं कि जिस तरह से भारत के अंदर जो रविश चलती आ रही है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, मुसलमानों के ख़िलाफ़, तो ऐसी गलती का हो जाना, इसको गलती कह देना, तो फिर सवालात करने वालों ने ये भी किए हैं कि ऐसी गलती फिर इसकी डायरेक्शन चाइना ही क्यों नहीं था, पाकिस्तान ही क्यों बना है? ये गलती फिर वहाँ पर एक यानी प्लान के तहत भी कुछ ऐसे भी चीज़ें मिलती हैं कि ऐसे लग रहा हो कि ये प्लान था मुकम्मल तौर पर। ये हो सकता है और देखिए इसमें एक एक थोड़ी-सी जो मैंने सोशल मीडिया पे और उनके अखबारात और मीडिया पे देखा है, एक जो पागल मीडिया है उसको छोड़कर जो सीरियस लोग हैं, वहाँ सीरियस लोग खुद भारत के अंदर बड़े सख्त सवालात उठा रहे हैं इस मामले पर। हुँ, बहुत सख्त सवालात किए जा रहे हैं और खुद एक चीज़ें जो इनकी जो सिविल सोसाइटी है, इस पूरे मामले को खुद री-एग्ज़ामिन कर रही है। अगर हम उनके जो जो मीडिया को अगर आप उनको थोड़ा-सा रिव्यू करें तो चीज़ें बात सामने आती हैं कि बड़े अहम लोग, बहुत अहम लिखने वाले और ख़ुसूसन सियासतदानों में भी ज़ाहिर है मोदी सही। साहब के मुखालिफिन जो हैं, वो भी इस मामले को उठा रहे हैं। देखिए ये मामला इतना शदीद ख़तरनाक हो सकता था, आपको मालूम है कि इसमें कई सिविलियन जानें इससे पहले मुख्तलिफ ममालिक में जा चुकी हैं। हुँ। ईरान का एक पैसेंजर प्लेन इस तरह से एक अमरीकी मिसाइल का शिकार होकर गिर चुका है, सैकड़ों जानें वहाँ तलफ़ हुईं। आज तक जो मलेशियन एयरलाइंस का जो एक तैयारा था, जो अब तक गायब है, आज तक नहीं मालूम कहाँ गया, उसके बारे में भी ज़ाहिर है यही जो जी। स्ट्रॉन्ग जो एक शक है वो यही बिल्कुल, है कि वाक़ई शायद ऐसी उनकी मिसालें मौजूद हैं जिनकी वजह से जो नुकसान है जानी सूरत में हमने वो उठाया है, पूरी दुनिया ने उसको देखा है और भारत का खाली इस मामले के ऊपर गलती कह देना ही काफ़ी नहीं होगा बल्कि अमलन आलमी दुनिया को भी इसके ऊपर रिएक्ट करना चाहिए। मज़ीद भी सवाल से प्रोग्राम में मौज़ूआत शामिल करके मगर नाज़रीन वक्त एक ब्रेक का हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद नाज़रीन प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे और प्रोग्राम के इस सेगमेंट में हम बात करेंगे रूस और यूक्रेन के हवाले से। सदर जो बाइडन की जानिब से स्टेटमेंट दी गई है कि हम अमली तौर पर जो है वह अफवाह जो है रूस के ख़िलाफ़ नहीं भेजेंगे। एक यूक्रेन की जो मदद है हथियारों से या रूस के ऊपर जो पाबंदियाँ लगाएंगे उस तरह से तो जारी व सारी रखेंगे, लेकिन फ़ौज को नहीं भेजेंगे। ये मामला तूल ही पकड़ता जा रहा है, किस तरफ ये मामला जाएगा। तुर्की ने भी सालिसी किरदार अदा करने की पेशकश की है और इस मामले में जो पेशरफ्त है वो भी होती हुई नज़र आ रही है, लेकिन वो पेशरफ्त नतीजा खेज़ भी हो रही है या नहीं हो रही है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। फैज़ साहब ये बताइएगा, रूस और यूक्रेन का मामला सदर जो बाइडन के लिए परेशान कुन बन गया है। वाज़ेह तौर पर कोई पोजीशन बनती हुई हमें बिल्कुल क्लियर होती हुई नज़र नहीं आ रही। टर्की अपना किरदार अदा कर रहा है। टर्की को इन तमाम मामलात के ऊपर सपोर्ट हासिल है या मना किया जा रहा है कि आप ये किरदार अदा ना करें? देखिए टर्की एक ज़ाहिर है वहाँ एक यूरोप में उसका एक मकाम है और उसका एक असर है और एक बड़ी ताकत है रीजन की। और हुँ, आप ये देखिए यही वजह है कि जो टर्किश प्रेसिडेंट जिनको एक यहाँ पर यूरोप में और वेस्ट में उनको इस्लामिस्ट एक पॉलिटिशियन कहा जाता है, तो उन्होंने बाकायदा इजरायली प्रेसिडेंट को वेलकम किया, गार्ड ऑफ ऑनर दिया। तो हुँ, वो उसके पीछे बहुत सी चीज़ें हैं जिनको हमको समझने की ज़रूरत है। एक सबसे पहली बात तो ये कि पाकिस्तानियों को ये हमको पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा वो है कि आपको जो है एक किस तरह से चीज़ों को देखना चाहिए। वहाँ पर मेरा ख़्याल है ये टर्की इसी एक अपनी जो अपील या अपना इन्फ्लुएंस है उसको ब्रॉडन करने के लिए ये तमाम इन्होंने ये चीज़ें शुरू की हैं
कि जिसके ज़रिए वो अपना चाहते हैं कि उनका ज़्यादा असर व नफूज़ हो उस मामले पर। और टर्की, लेकिन मसला ये है कि टर्की पर अभी भी बहुत सी अमेरिकन सैंक्शंस हैं, जी। और टर्की सिर्फ़ ये कि अपना असलहा दूसरे ममालिक को बेच नहीं सकता, बल्कि और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो वो इम्पोर्ट भी नहीं कर सकता और एक्सपोर्ट नहीं कर सकता। अमेरिकन सैंक्शंस हैं उसके ऊपर। तो उनका अर्दवान की ख्वाहिश ये है कि अगर वो ये सब इन लोगों से मिलते हैं और अगर कोई ऐसा किरदार अदा करते हैं, तो कम से कम अमेरिका टर्की से वो सैंक्शंस उठाए, और बाकायदा इन्होंने उसकी बाकायदा उसकी डिमांड की है कि आप वो सैंक्शंस हम पर से उठाएं। देखिए, जो आपने जो बात की बाइडन की, रजा, जी। बाइडन साहब के लिए मामला इंतहाई इसलिए ख़तरनाक है कि इसी साल एक तो एक मिड टर्म इलेक्शंस हो रहे हैं, जिसमें कांग्रेस की में यानी दोनों हाउसेस जो हैं, सेनेट और ऐवान नुमाइंदगान, उसमें अक्सरियत का फैसला होना है। अगर अक्सरियत दोबारा इस साल नवंबर में अगर रिपब्लिकन्स के पास पहुंच जाती है, कांग्रेस की, तो बाइडेन के अगले 2 साल इंतहाई तकलीफ दे, खुद उन्होंने इसका कहा कि बहुत ज़्यादा पेनफुल होंगे, क्योंकि कोई वो लेजिस्लेशन नहीं कर पाएंगे, और जाहिर है कि रिपब्लिकन्स का पूरा जोर इस पर होगा कि उनको आइंदा डेमोक्रेट्स, यानी जब 2024 में जब इलेक्शंस होते हैं, तो जी। वहाँ पर वो दोबारा व्हाइट हाउस भी उनके कब्जे में आ जाए, तो डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए बड़ी खतरनाक सूरत हाल है। और यही वजह है कि रिपब्लिकन्स अपना पूरा गेम खेल रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जी आप वहाँ नो फ्लाई जोन इस्टेब्लिश करें, वहाँ पर बाकायदा बूट्स भेजें, वहाँ अपने प्लेन्स भेजें। उनको मालूम है कि ये पॉसिबल नहीं है, हम्म। लेकिन उनको बुरा करने के लिए हमारे बाइडन को, उनको और वीक दिखाने के लिए वोटर्स और के रशिया सामने। ने मुकम्मल तौर पर यह फैसला कर लिया है कि अब यूक्रेन के ऊपर मुकम्मल हाकिमियत ही चाहिए उसको अब। देखिए, हाकिमियत की बात नहीं की उन्होंने, थ्रेट ज़रूर किया कि हम्म। अगर उनका ये रवैया रहा तो वो अपना स्टेटहुड खो सकते हैं। ये एक बयान पुतिन का सामने आया हुआ है। सही। लेकिन जो पॉलिसी है वो ये चाहते हैं, रशिया ये चाहता है कि यूक्रेन को डीमिलिटराइज़ किया जाए, और डीमिलिटराइज़ का मतलब ये है कि वो एक इनके लिए एक बफर स्टेट रहे। और ठीक है, देखिए, सीनियर बहुत सहाफ़ी तज़कियाकार वाशिंगटन से वीडियो लिंक से हमारे साथ मौजूद है फैज़ रहमान साहब। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।